तो आज हम लोग की चर्चा होगी तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो इसमें हम लोगों की चर्चा हो रही है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। इसमें देखिए प्रूफ बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मेन है इसमें डायग्राम बनाना कि किरण आरेख सही सही बने, और दूसरा कि इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप प्रूफ कर रहे हो वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से कर रहे हो। तो कैसे आप हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत को आप अप्लाई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताते जाना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि रे डायग्राम सही सही बने। तो सभी लोग अपना जो है प्रकार, चांदा, ये सब निकाल करके रख लीजिए, स्केल वगैरह, और जो नहीं लाए होंगे उनको अभी इनाम भी मिलेगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं ये ये डैश जो है ये एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये? देखिए परावर्तक पृष्ठ जब भी हम लोग बनाते हैं तो जैसे पृष्ठ बना करके उसके नीचे ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन ड्रा कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि नीचे जो है एक अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया हुआ है, और ऐसा पदार्थ जो कि प्रकाश को बहुत अच्छे से परावर्तित करता हो। इसे जनरली चांदी की पॉलिश की जाती है ना। अब इस पे देखिए करना क्या है कि एक मान लीजिए समतल तरंगाग्र है। क्या है? एक समतल तरंगाग्र हमने लिया है, देखिए ए बी, और ये तरंगाग्र जो है पृष्ठ जेड डैश पर तिरछा आपतित हो रहा है। कैसे आपतित हो रहा है? तो तिरछा अगर आपतित हो रहा है तो सीधी बात है कि यह इस परावर्तक पृष्ठ पर एक साथ नहीं टकराएगा, है ना। तो इसका बिंदु ए जो है सबसे पहले पृष्ठ के बिंदु ए से टकराएगा, फिर ये आगे वाला यहाँ आके टकराएगा, फिर ये ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे, और सबसे लास्ट में कौन टकराएगा? बिंदु बी जो है वो परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा। ठीक। आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या बताया गया था कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और अगर माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है ना। अगर तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर लगभग समतल हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग जो तरंगाग्र दिखा रहे हैं ये ए बी जो कि समतल है। या तो ये जिस स्रोत से आ रहा है वो स्रोत बहुत दूर स्थित है, या फिर जिस स्रोत से ये तरंगें निकल रही हैं वो स्रोत जो है एक रेखीय तरंगें निकाल रहा है। मतलब ये स्रोत इस तरह से लंबा है और ये केवल एक डायरेक्शन में तरंग को निकाल रहा है। तो जब ये एक डायरेक्शन में निकालेगा तो इस केस में तरंगाग्र जो होगा वो लंबवत होगा, मतलब ये तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होगा, मतलब समतल हो जाएगा। तो एक समतल तरंगाग्र ए बी इस पृष्ठ पर टकराया। फिर दूसरा वाला सिद्धांत क्या कहता है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। ठीक है। और आपको ये बताया गया था कि तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ए बी यहाँ पर क्या है? आपतित तरंगाग्र हो गया। तो आपतित तरंगाग्र के लंबवत रेखा जो आप खींचोगे वो हो जाएगा आपतित किरण। तो देखिए बिंदु ए पर इस ए बी के लंबवत आपने रेखा खींचा, ये देखिए, तो ये हो गया आपतित किरण।
फिर बिंदु बी पर ए बी के लंबवत रेखा खींचा तो इसी के समांतर आएगा, ये हो गया। तो ये देखिए हम लोगों ने आपतित किरण बना लिया। ठीक, ये आपतित तरंगाग्र पृष्ठ के साथ जो कोण बना रहा है, मान लीजिए ये कोण है आई। कोण क्या हो गया? आई। अब आपको क्या करना है? अब हम लोग तो भाई जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो आपने क्या किया कि बिंदु ए पर इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दिया, इसको जैसे नाम दे दिया ए एन। तो ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण ये पूरा 90 है। 90 में से आई को आपने माइनस किया तो ये बच गया 90 माइनस आई। क्या बचा? अब ये पूरा कोण देखो 90 है, तो 90 में से 90 माइनस आई को अगर आपने माइनस कर दिया तो ये इधर वाला बच जाएगा आपका, ये कोण आई हो गया, आपतन कोण। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए आप, अगला स्टेप ये होगा। हाइगेंस का ये कहना था कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं उनकी चाल वही होती है जो कि प्राथमिक तरंगों की है, लेकिन शर्त यह है कि माध्यम न बदला हो। क्या हुआ हो? तो माध्यम नहीं बदला है। तो इसमें आपको अब क्या करना होगा? जैसे अगर हमने ये मान लिया कि तरंगाग्र के बिंदु बी को, तरंगाग्र के बिंदु बी को, मतलब यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चली, मान लीजिए उनको जो है पृष्ठ के बिंदु बी डैश तक आने में, कहाँ आने में? बी से बी डैश तक आने में मान लीजिए इनको स्मॉल टी समय लगा। कितना समय लगा? और अगर मान लीजिए तरंग की चाल v है, तो आप जानते हो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो बी बी डैश आपका हो जाएगा बी बी डैश इजकल टू v इंटू टी। इसको अलग रख लेंगे आप। क्लियर हो रहा है? तो जितने समय में बिंदु B से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं B डैश पर पहुंची, उतने ही समय में इस पृष्ठ के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी इस पहले वाले माध्यम में कितनी दूरी तय कर लेंगी, क्योंकि भैया चाल तो समान है। तो अगला स्टेप हमारा ये होता है कि B अपने प्रकार में B से B डैश तक का चाप भरना है। कितना चाप भरना है? और A को केंद्र मान करके ये चाप ऐसे खींच देना है। ये याद रखिएगा। क्या किया हमने कि B से B डैश तक का चाप जो है प्रकार में भरा और A को केंद्र मान करके ये चाप खींच दिया। मान लीजिए हमने जो चाप खींचा वो ये बना। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय बिंदु B से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पृष्ठ के बिंदु B डैश पर पहुंची थी, उसी समय हमारे इस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं इस गोलीय चाप पर पहुंच चुकी हैं। ठीक है। इसका मतलब ये बिंदु B डैश जो है, ये जिस समय नए तरंगिकाओं को निकालने के लिए तैयार हुआ, उसी समय ये गोलीय पृष्ठ पर स्थित भी प्रत्येक बिंदु नई गोलीय तरंगिकाओं को निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक। अब हाइगेंस का तीसरा वाला सिद्धांत याद करिए कि यदि हम किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप, यदि हम किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें, तो यह उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो अब आपका अगला काम यह है कि B डैश से, कहाँ से? इस B डैश से उस गोली चाप पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो ये देखो जिस बिंदु पर टच करेगा ये हो गया आपका A डैश नाम दे दिया। मान लीजिए क्या नाम दे दिया? ठीक है। अब आप क्या करिए, A से A डैश को मिलाते हुए, तो अभी फिलहाल एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो B डैश A डैश है, देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहला वाला द्वितीयक तरंगिका हमारा B डैश पर है और जो सबसे पहले A से निकली द्वितीयक तरंगिकाएं वो सब कहाँ पहुँच गई?
गोली पृष्ठ पर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट केवल लिया है, लेकिन आप ये चीज़ देखोगे कि ए और बी के बीच के बिंदुओं से, जैसे यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिका चलेगी, जब आकर के यहाँ टकराएगी तो ये यहाँ से निकल करके फिर इधर की तरफ बढ़ेगी, फिर यहाँ से चलने वाली यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आकर के टकराएगी तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका इधर की तरफ चलेगी। तो आप ये देखोगे ना, आप जैसे स्केल से लेकर के नाप के देख लेना, यहाँ से ये वाली दूरी, ठीक, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इसके लंबवत खींचिएगा, ये यहाँ आया और फिर यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए। आप देखना ये प्लस ये, फिर यहाँ से इस पे इसको मिलाइए, ये प्लस ये, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, ये प्लस ये सारी दूरियां आपको हमेशा इसी गोलीय चाप के बराबर दिखाई देगी। जो त्रिज्या आपने माना था ना, ये v इंटू टी, इसी के बराबर मिले। इसका मतलब ये हो गया, ये जो a डैश b डैश है, ये बिंदु a और b डैश के बिंदुओं के बीच के, मतलब ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना, तो परावर्तक पृष्ठ के बिंदु a और b डैश के बीच के बिंदुओं से निकलने वाली जितनी भी द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी, वो निकल तो रही हैं क्रमानुसार। देखिए सबसे पहले यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है और सबसे लास्ट में यहाँ से निकल रहा है। लेकिन ये सारी की सारी द्वितीयक तरंगिकाएं इस, ये जो हमने अनुवालोक खींचा है ना, इस तक एक साथ पहुँचेंगी। क्यों पहुँचेंगी हमने बता ही दिया, क्योंकि ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी सबके लिए क्या है, समान है। कहानी समझ में आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a डैश b डैश है, ये परावर्तक पृष्ठ के बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को एक साथ स्पर्श कर रहा है। अर्थात हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से a डैश b डैश जो होगा वो नए तरंगाग्र की स्थिति अर्थात परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? तो इस तरह से a डैश b डैश आपका क्या हो गया, परावर्तित तरंगाग्र हो गया। कहानी समझ में आई? अब ये परावर्तित तरंगाग्र जो है, ये देखिए हमारा परावर्तक पृष्ठ के साथ जो कोण बना रहा है, ये कोण देख रहे हैं, ये हो गया आपका कोण R। क्या हो गया? ये कोण R हो गया। फिर अब यहां पर अभिलंब खींचिए आप B डैश पर, मान लीजिए इसको नाम दे दिए BN डबल डैश। फिर देखिए वही कहानी, ये पूरा कोण देखिए आपका 90 है। कितना है? 90 में से ये R को माइनस किया तो इधर वाला कोण कितना हो गया, 90 माइनस R। ठीक है, अब परावर्तित किरण जरा बना दिया जाए। तो भैया परावर्तित पृष्ठ ये है ना, तो आप देखो सबसे पहले तो A से A डैश को मिलाओ, A से A डैश को मिलाओगे तो ये देखो ये ऐसे जाएगा। ये देख रहे हैं आपका फिगर अगर एकदम सही सही बनेगा तो ये कोण आपको 90 डिग्री दिखेगा, वो जब चाप आप सही सही लोगे तब। आप जानते ही हो कि भैया स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और फिर इसी के समांतर यहां से खींच दीजिए, तो ये दोनों जो है परावर्तित किरणें हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपने देखा कि ये पूरा कोण देखिए 90 है, 90 में से R को माइनस किया तो ये हो गया 90 माइनस R, और ये पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस R को माइनस किया तो ये इधर वाला कोण क्या हो गया, तो आपतन कोण I देख ही रहे हैं, परावर्तन कोण R हो गया। कहानी समझ में आई? अब इसमें हम लोग को परावर्तन के दोनों नियमों को प्रूफ करना है। परावर्तन के दोनों नियम कौन कौन से? एक है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए आपके पास B डैश का मान कितना है, V इंटू टी। आपने देखिए A डैश, ये जो चाप आपने काटा था A डैश वाला, ये तो B डैश के ही तो बराबर था, तो इसका मतलब A डैश भी आपका कितना है, V इंटू टी है। ठीक, अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज B डैश तथा दूसरा वाला लीजिए A डैश B डैश ना।
ये दोनों त्रिभुज में जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बी बी डैश किसके बराबर है? ए डैश के। ठीक, कोण ए बी डैश बराबर कोण ए डैश बी डैश, ये 90 हो गया, है ना। और भुजा ए बी पर जरा ध्यान दीजिए, भुजा ए बी डैश, ये अगर आप ध्यान दें तो ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है ना। आप याद करिए, अगर दो त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए, साइड एंगल साइड, तो ऐसे त्रिभुजों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सर्वांगसम जो है, इसकी क्या खास बात होती है? इसके नाम पर ही चले जाइए, सर्व अंग समान। क्या नाम है? मतलब ये हो गया कि इन दोनों त्रिभुज में सभी अंग समान रहेंगे। मतलब क्या कि सारे दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होंगे और साथ ही कोण भी बराबर होंगे। तो अतः त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या हो गए? सर्वांगसम हैं। क्लियर हो रहा है? अब अगर ये सर्वांगसम हैं तो अब बात ही हो गई कि सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो हमको ये दिखाना है कि कोण आई बराबर कोण आर है। तो आप पहले देखो कि कोण आई किसके सामने का कोण है। देखो कोण आई यहाँ पर बी डैश के सामने का कोण है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बी डैश किसके बराबर है? तो इसी बी डैश के बराबर ही तो ए डैश है। तो इसका मतलब बी डैश के सामने वाला कोण ए डैश के सामने वाले कोण के बराबर होगा। तो बी डैश के सामने का कोण देखिए आई है, तो देखिए ए डैश के सामने का कोण, तो इसका मतलब हो गया अतः कोण आई बराबर, यह परावर्तन का कौन सा नियम है? परावर्तन का पहला नियम, दूसरा पहला नियम। और दूसरा नियम यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा नियम देखिए, अब आप ध्यान से चित्र को देखिए। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। देखिए ब्लैक बोर्ड के तल में ही जेड डैश खींचा गया है। ब्लैक बोर्ड के ही तल में ए बी आपतित तरंगाग्र भी है और ब्लैक बोर्ड के तल में ही परावर्तित तरंगाग्र भी है। तीनों ब्लैक बोर्ड में ही खींचा गया है ना। तो इन तीनों पर खींची गई लंबवत रेखाएं अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब भी क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम प्रूफ हो जाता है। क्या बोला गया? कि चूंकि आपतित तरंगाग्र ए बी कॉमा परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा परावर्तक पृष्ठ जेड डैश कागज के तल में है, अतः इन पर खींची गई लंबवत रेखाएं अर्थात कौन कौन सी? अब देखो आपतित तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींचा था वो क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण, फिर परावर्तित तरंगाग्र के लंबवत रेखा खींचा तो परावर्तित किरण, तथा अब
परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो खींचे थे अभिलंब भी क्या होंगे, कागज के तल में होंगे। तो यह परावर्तन का दूसरा नियम है। क्लियर हो रहा है? समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। तो ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर